नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली की जहरीली हवा पर विदेशों के रुख की, मणिपुर में बिगड़े हालात पर मोदी सरकार की आलोचना की, देखेंगे यूपी उपचुनाव को लेकर सपा के गंभीर आरोपों को, अनिल देशमुख पर हमले के बाद गरमाई महाराष्ट्र की सियासत को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे स्वरा भास्कर के ट्रोल्स को दिए दो टूक जवाब को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को किया स्थगित। शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 24 नवंबर को बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक, सुबह 11 बजे होगी बैठक। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में मचा बवाल, बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप, भाजपा ने बताया हताश विपक्ष की साजिश। 23 नवंबर तक नोएडा के सभी स्कूल रहेंगे बंद, बढ़ते प्रदूषण के बीच ऑनलाइन क्लासेस चलाने का किया गया फैसला। केरल के वायनाड में बड़ा हादसा, तिरुनेली के पास पलटी तीर्थयात्रियों से भरी बस, 30 लोग घायल। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली का वायु प्रदूषण न सिर्फ यहाँ के लोगों की दिक्कत बढ़ा रहा है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की फजीहत भी करवा रहा है। इससे लेकर अब दूसरे देश चर्चा करने लगे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा अजरबैजान की राजधानी बाकू में देखने को मिला, जहाँ दिल्ली के लगातार बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स पर चिंता जाहिर की गई है। इसके उलट हमारे देश में क्या हालात है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की सालाना कहानी यानी वायु प्रदूषण एक बार फिर सुर्खियों में है। धुंध और स्मोक की चादर में लिपटी राष्ट्रीय राजधानी थमसी गई है। आलम तो यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण सभा में उठाया गया है, जहां COP 29 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों ने दिल्ली के प्रदूषण पर न सिर्फ चिंता जताई, बल्कि प्रयासों को लेकर भी बात की। दरअसल सर्दी के मौसम की दस्तक के साथ ही दिल्ली NCR गैस चैम्बर बन गया है और यहाँ लोग जहरीली हवाओं में सांस लेने को मजबूर हो गए। लगातार हालात बेकाबू हैं और फिलहाल राहत मिलते नहीं दिख रही है। 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक 494 पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा इस मौसम का सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। मंगलवार सुबह कई जगहों पर वायु गुणवत्ता 500 तक पहुंच गया, जो कि बेहद गंभीर से ज्यादा है। ऐसे में COP 29 की बैठक में विशेषज्ञों ने वायु प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में आगाह किया है। क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने कहा कि दिल्ली का AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कुछ क्षेत्रों में 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा कण प्रदूषण दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे समाधानों की जरूरत है जो इन सभी से निपटे। एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब ये रोज 49 सिगरेट पीने के बराबर है। वहीं दिल्ली के प्रदूषण का जिक्र करते हुए कनाडा ने कहा कि गरीब देशों को मदद देनी पड़ेगी। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में हालात कितने गंभीर है, उसका अंदाजा इस खबर से ही लगाया जा सकता है कि दिल्ली में खराब हवा की चर्चा विदेशों में गंभीरता से हो रही है। वहीं इसके उलट भारत में ये मुद्दा न दिल्ली सरकार के लिए जरूरी लग रहा है और न ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए। देश में चुनावी माहौल में नेता अपना दमखम दिखाने में लगे हुए, वहीं देश के प्रधान सेवक विदेशों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में आम इंसान का जीवन खतरे में, जिस पर जल्द समाधान होना बेहद जरूरी हो गया है। मणिपुर में एक बार फिर से तनाव के हालात बन गए। प्रदर्शनकारी जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेताओं और उनके आवासों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद मणिपुर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। हालात बेकाबू होते देख जहां गृह मंत्रालय एक्टिव मोड में आ गया, तो वहीं PM मोदी के मणिपुर दौरे की मांग भी जोरों से होने लगी है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर में 2023 में मेते जनजाति को ट्राइबल का दर्जा देने वाले प्रस्ताव से शुरू हुई हिंसा अब नासूर बन गई है। आलम तो यह है कि राज्य में हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मणिपुर की सुरक्षा स्थिति और वहां सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए बैठक बुलाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए CAPF की 50 और कंपनियां तैनात करने का फैसला किया। इससे पहले गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर को CAPF की 20 कंपनियां मणिपुर भेजी थी। राज्य में हिंसा से बेकाबू होते हालातों को देखते हुए जहां एक तरफ हाई लेवल की मीटिंग्स की जा रही है, तो वहीं सवाल उठ रहे हैं कि PM मोदी मणिपुर का दौरा कब करेंगे। अभी जो इमीडिएट प्राथमिकता है, जैसा कि हमारे PCC अध्यक्ष और हमारे प्रभारी ने कहा है, प्रधानमंत्री को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए मणिपुर के पार्टियों के साथ, नेताओं के साथ, राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय नेताओं के साथ, संसद के में नेताओं के साथ,
दरअसल रविवार 17 अक्टूबर को मणिपुर में राहत शिविर से लापता महिलाओं और बच्चों के शव मिलने के बाद से राज्य में हिंसा और तेज हो गई। इस हिंसा के दौरान भीड़ ने मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के दामाद समेत 6 विधायकों के घरों को तोड़फोड़ की और आगजनी की। इसके अलावा भीड़ ने 2 चर्चों और 3 घरों को भी निशाना बनाया। ऐसे में राज्य सरकार ने हिंसा प्रभावित 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। वहीं स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के आवास पर राजभवन के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि राज्य में शांति बहाल करने को लेकर भाजपा की डबल इंजन सरकार निशाने पर है। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी मणिपुर में हालातों पर चुप क्यों हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र और झारखंड और पूरी दुनिया का दौरा कर रहे, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए। इसी के साथ मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष केशव मेघचंद्र ने कहा, केंद्र ने मणिपुर के मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और यहां तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर के मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। ऐसे में राज्य में बिगड़ते हालातों पर कांग्रेस बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर मतदान कराने को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही चुनाव आयोग से जल्द एक्शन लेने की मांग भी की है। तो उपचुनाव से पहले अखिलेश के बयान ने कैसे बढ़ाई योगी की टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। बुधवार को मतदान होना है, लेकिन वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सपा ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी के अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा ने आरोप लगाया है कि योगी की पुलिस मतदाताओं को धमकाने की लगातार कोशिश कर रही है। बाकायदा एसपी को एक पत्र लिखकर सपा सांसद ने बताया है कि कटहरी विधानसभा सीट पर मतदान से वंचित रहने का दबाव बनाया जा रहा है और इसमें यूपी पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतदाताओं को चेतावनी वाली लाल पर्चियां बांटी जा रही, जिसमें खासकर मुस्लिम, यादव, कुर्मी जाति के लोग हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है। वहीं इस संबंध में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी यूपी पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा, चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है और मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस, चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। बता दें, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने, चुनाव के मद्देनजर राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से मांग की गई है कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी आईडी को चेक न करे। यही नहीं, बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं का बुर्का हटाकर जांच भी न की जाए। बताते चले कि सपा की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है। इसमें सपा ने कई मांगे रखी है। यूपी के पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए संविधान को बचाने के लिए अधिकार की रक्षा करने का काम करेगा। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। घटना पर भड़के शरद पवार और संजय राउत ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। साथ ही चुनाव आयोग को आड़े हाथ लेते हुए भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कार पर काटोल में हमला किया गया, जिसके बाद राज्य में सियासी पारा हाई हो गया है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री और दिग्गज नेता पर इस हमले को महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है, जिस पर एनसीपी नेता शरद पवार से लेकर यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गई। इस राज्य में चुनाव में इस प्रकार की भयंकर हिंसा कभी नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस विद्यमान गृह मंत्री है, उनके शहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर उनको मारने की साजिश, उनकी हत्या करने की साजिश और उनको जिस तरह से हमला किया, आपने देखा उसका वीडियो, पूरा सर टूट गया, फूट गया। कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग के हाथ में पूरे सूत्र रहते हैं ना, तो सबसे पहले चुनाव आयोग जिम्मेदार है, जो महाराष्ट्र की हालत खराब हो गई है। और बाद में मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है, 2 साल में महाराष्ट्र की जिस तरह से वाट लगाई है लॉ एंड ऑर्डर की। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के आखिरी दिन देशमुख काटोल से नागपुर शहर की तरफ वापस लौट रहे थे। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कार पर पत्थरबाजी की गई। इसमें अनिल देशमुख घायल हो गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि देशमुख के सिर में चोट लगी और खून निकल रहा है। घटना के बाद तुरंत उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि हमला किन लोगों ने किया, इस बात की अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस हमले के बाद राज्य की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर कर महायुति सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा
कहा, राज्य में कानून व्यवस्था के 13 बज गए, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण आज सामने आया जब राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कायराना हमला हुआ है। इस घटना की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की ओर से सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती है। अनिल देशमुख पर हमले के बाद राज्य में सियासी पारा गर्म हो गया है। हर कोई इस हमले की निंदा कर रहा है और बीजेपी सरकार पर सवाल भी उठा रहा है। देश के हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर से सुर्खियों में है। मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ स्वरा की फोटोज जब से वायरल हुई तब से अलग ही बहसबाजी चल रही है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें लगातार निशाना बना रहे। हालांकि इस पर स्वरा ने दो टूक जवाब भी दे दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अक्सर अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। वो हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती है और यही वजह है कि स्वरा भास्कर की खुलकर आलोचना भी की जाती है। स्वरा बीते काफी समय से फिल्मों से दूर है और वो इन दिनों अपने राजनेता पति फहाद अहमद के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस दौरान शनिवार 16 अक्टूबर को स्वरा ने अपने पति के साथ मौलाना सज्जाद नोमानी से मुलाकात की, जिसके बाद उनकी इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई और वो एक बार फिर से ट्रोल्स के निशाने पर आ गई। लोग उन्हें इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं कि महिला विरोधी मौलाना के साथ स्वरा भास्कर ने मुलाकात क्यों की। नेटिजन्स एक्ट्रेस के लुक पर भी कमेंट करते हुए उनके मुस्लिम लुक की कड़ी निंदा कर रहे हैं। आपको बता दें, मौलाना सज्जाद नोमानी कई बार महिला विरोधी बयान दे चुके हैं। ऐसे में इस आलोचना के बीच स्वरा भास्कर का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रही हैं कि पैगंबर मोहम्मद के लिए दिल में इज्जत होने के लिए किसी की जाति जरूरी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। जरूरी ये होता है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना। जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आपका ईमान कहाँ था जब आपके दोस्त अनिल राठौड़ ने नितेश राणे की सभा यहाँ लगवाई थी, जहाँ पे खड़े होकर वो आज के नबी को गालियां दे सकता था, तब आपका ईमान कहाँ था। इस दौरान स्वरा भास्कर ने उनके धर्म और मौलाना की तस्वीर पर सवाल उठाने वालों को कड़ा जवाब दिया। इसी के साथ बिल्किस बानो मामले की चर्चा करते हुए स्वरा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तब आपका ईमान कहाँ था जब बिल्किस बानो के गुस्ताखों को, जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, उसका आपकी बीजेपी के नेता उसको माला चढ़ा रहे थे, तब आपकी मुसलमानियत कहाँ थी और तब आपका ईमान कहाँ था कि आज आप जाके उनके साथ हाथ मिला रहे हो। आपका ईमान तब कहाँ था जब वो लोग जो आपकी पार्टी और आपके पक्ष में, आपके गठबंधन में आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। ऐसे में स्वरा भास्कर ने चुनाव प्रचार करते हुए नफरती लोगों को जवाब भी दे दिया और अपने पति फहाद अहमद के लिए अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित भी कर दिया। स्वरा का ये जवाब इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।